नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग लेखपाल का फ्री बैच पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी को शुरू किया है। जो सिलेबस में हमारे हुआ है वो भी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से 10 क्वेश्चन आएगा। तो उसका पहला पार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। चलिए देखते हैं। कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में हम जानेंगे। पहले देखते हैं कार्बन चक्र। पृथ्वी के कार्बन चक्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन चक्र में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? जिसमें कार्बन होता है। एक है कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा शोषण, जो शोषण करते हैं। हम क्या करते हैं? जीवधारी जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है रॉकेट, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जीवाश्म ईंधन जो दहन लकड़ी या कोयला कुछ भी जो जलता है, वो भी क्या होता है? उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है। तो पृथ्वी पर जो कार्बन चक्र चलता है, इन्हीं सब चीज़ों से कार्बन चक्र चलता रहता है। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। अगला है, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन-कौन सी अवस्थाएं होती कार्बन का? ग्रेफाइट, हीरा, ये मूल रूप कार्बन का क्या होता है? मूल रूप में होता है ये। फिर कोयला भी कार्बन का रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पेट्रोलियम भी कार्बन का ही रूप है। ग्राफीन है, मीथेन भी कार्बन का रूप है। कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये सब कार्बन के रूप में एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि कार्बनिक कौन से तत्व जो जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो ये सारे याद रखिएगा, इसी में से मिल जाएगा। देखिए कार्बन बायो पौधे जो होते हैं, ये पौधों में क्या होता है? ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वायुमंडल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक जो जंतु होते हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और जंतुओं से ही जो अवशेष होते हैं, जो नीचे जाके उसका पेट्रोलियम बनता है, अकार्बनिक सल्फेट होता है, कार्बोनेट होता है। फिर देखिए जो पेड़ पौधे दब जाते हैं उनसे कोयला भी बनता है और पेट्रोलियम भी बनता है। जंतुओं से भी पेट्रोलियम बनता है। फिर कार्बोनेट पानी में, चूना पत्थर, ये भी सब कार्बन के रूप हैं। तो ये सब पूरा जो चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, इसी तरह पूरा कार्बन चक्र चलता रहता है। प्रकृति में कार्बन चक्र इसी तरह चलता है। आगे देखते हैं, ये जल चक्र का चित्र है। क्या है? जल चक्र का चित्र है। जल चक्र में सूर्य विकिरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सर धरती पर समुद्र, नदियाँ, तालाब, कुएँ, बहुत झीलें सब पाई जाती हैं। क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो पानी वाष्प बनकर हवा में जाता है और उसी से वाष्प पानी वाष्प बनकर किसका रूप लेता है? बादल का रूप ले लेता है। और बादल से ही और पौधों से भी क्या होता है? पौधे जो जड़ से पानी ग्रहण करते हैं और पत्तियों तक जाता है, उन पौधों से भी वाष्पोत्सर्जन पानी का होता रहता है, वो भी वातावरण में ही जाता है। इन सबसे क्या बनता है? बादल बनता है। फिर बादल बनने के बाद वही बादल से बरसात होती है और फिर वर्षा के रूप में पानी फिर धरती पर आ जाता है और बहता हुआ कहाँ चला जाता है? नदियों के माध्यम से समुद्र में पुनः प्रवेश कर जाता है। और कुछ पानी क्या होता है? कुछ पानी धरती से रिस-रिस करके नीचे धरती के अंदर चला जाता है, जिसे हम भूजल कहते हैं। भूजल को भी हम हैंडपंप या मोटर या नल के द्वारा बाहर निकालते हैं। इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। जल चक्र, इसमें सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात है। अगर सौर विकिरण नहीं है, सूर्य का ताप नहीं रहे तो जल चक्र संभव नहीं है। वायुमंडल में नमी, वर्षा की मात्रा का निर्धारण कीजिए। वायुमंडल में जितना ज़्यादा नमी रहेगा, वर्षा की मात्रा उतनी ही अच्छी होगी। जल चक्र पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो अगर जल मिलेगा पौधे को, तभी पौधा वृद्धि करेगा। पौधे अपने मूल रोम द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो होता है ये मुख्यतः पादपों में पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये जीव जंतु में बहुत कम पाया जाता है। जीव जंतुओं में केवल उन जीव जंतुओं में पाया जाता है जो जुगाली करने वाले जीव जंतु। कौन सा जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं उन्हीं में सेलुलोज पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी। मूल रूम क्या होता है? पौधों की जड़ों
वो आप लोगों ने देखा होगा, जड़ों में जो छोटे-छोटे रेशे होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? मूलरोम कहा जाता है। अगर किसी पौधे को हम एक जगह से हटा कर दूसरी जगह लगा रहे हैं और उसके अगर मूलरोम नष्ट हो जाते हैं, तो पौधे की वृद्धि होना संभव नहीं है, फिर पौधा सूख भी सकता है। आगे देखते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तत्व होता है, यौगिक होता है और मिश्रण होता है। तो तत्व क्या होता है? पदार्थ का साधारण रूप जो होता है उसे तत्व कहते हैं। यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो उनको मिश्रण कहा जाता है। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसे देखते हैं वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और जीनान। ये सब गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसमें सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी? नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी इनका प्रतिशत भी पूछ लेता है, तो नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036% है। नियान 0.002%। जीनान सबसे कम पाई जाती है, कितना है? 0.005 बार है। उसके बाद 9%, दशमलव के बाद 5 बार 0 फिर 9%, इतना पाया जाता है। वायुमंडल में ही कुछ अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अक्रिय गैसों को ही नोबल गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैसें बोले या निष्क्रिय गैसें बोले, या इन्हीं को नोबल गैस भी बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन सा है? आर्गन है, नियान है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है और ज़ेनान है। एग्जाम में कई बार आर्गन आर्गन, नियान या हीलियम ऑप्शन में देके या कोई दूसरा गैस दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। तो आप लोग अगर अक्रिय गैसों के बारे में जाने हैं, पता है उसके बारे में, तो आप लोग जल्दी से उत्तर बता देंगे। आगे देखते हैं। पादप वायुमंडल में, पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसीलिए वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े कहते हैं। पृथ्वी पर वनों जितना ज़्यादा रहेंगे, वन जितना ज़्यादा रहेंगे, उतना ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहेगा। अगर पेड़ पौधों को हम काटते रहेंगे, वनों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस बन सकती है। अभी भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। दिन पर दिन पृथ्वी का वातावरण गर्म होता जा रहा है, इसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो हमको पृथ्वी पर वनों का विकास करना होगा। रेडान एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। रेडान भी क्या है? नोबल गैस है, मतलब अक्रिय गैस है, लेकिन यह एक रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव है। यह वायु में नहीं पाई जाती। एग्जाम में सीधा पूछेगा, ऑप्शन में दे देके देके तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी गैस है जो नोबल गैस है, जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, रेडान गैस है, ये नोबल गैस भी है, लेकिन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। बाकी जो पिछले सब अक्रिय गैसें हम आपको बताए थे नोबल गैस, वो सब वायुमंडल में पाई जाती हैं। फिर सड़कों के किनारे लगे हरे पौधे हमें ध्वनि प्रदूषण से बचाते हैं। सड़कों के किनारे आप लोगों ने देखा होगा, हाईवे या सड़कों के किनारे जो पौधे लगाए जाते हैं, सरकार के द्वारा लगवाए जाते, इसलिए लगवाए जाते हैं कि ये पौधे क्या करते हैं, जो वाहनों से ध्वनि प्रदूषण निकलता है उसको ये लोग क्या करते हैं? सोखते हैं, मतलब उसको रोकते हैं। आगे देखते हैं, वायुमंडल की संरचना को हम लोग देखते हैं। वायुमंडल की संरचना में सबसे पहले कौन सा मंडल पाया जाता है पृथ्वी के समीप? तो पृथ्वी के समीप पाया जाता है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 15 किलोमीटर तक है। कितनी है? ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम है और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। जैसे जैसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई की तरफ हम जाते हैं, इसका तापमान क्या होता है? तापमान घटता जाता है। क्या होता है? तापमान घटता जाता है। और जो इसकी ये रेखा डिसाइड की, इसके आसपास इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा के पास इसका तापमान गिर के कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। क्षोभ मंडल में जितनी भी मानवीय घटनाएं होती हैं, जैसे
मानवीय घटनाएं जो भी होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती हैं, और मौसमी घटनाएं जो भी होती है वो भी क्षोभ मंडल में होती हैं। पर्वत, पठार, नदियां ये सब कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल पर पाए जाते हैं। आंधी, तूफान, बादल, बारिश ये सब कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर जब हम जाते हैं तो पाया जाता है समताप मंडल। कौन सा मंडल पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है? लगभग 8 से 50 किलोमीटर या 15 से 50 किलोमीटर। कहीं कहीं 8 से 50 किलोमीटर, कहीं कहीं 15 से 50 किलोमीटर पाया जाता है समताप मंडल की ऊंचाई। तो समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 15 से 50, या कहीं 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 8 से 50 दिया रहेगा। इसी में एक मंडल पाया जाता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पे आने से रोकती है। जो मानव के अंदर, तो किरणें ऐसी होती है जो मानव के अंदर त्वचा कैंसर पैदा कर सकती हैं। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाया जाता है। क्या उड़ते हैं? एरोप्लेन जो होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ओजोन मंडल जो पाया जाता है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। एग्जाम में से पूछा गया क्वेश्चन है कि ओजोन मंडल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 15 से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें क्या होता है? समताप मंडल। ज्यादातर क्षेत्रों में इस यहाँ तापमान समान रहता है, लेकिन तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है और कहाँ तक आ जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। क्योंकि पहले -80 घट के गया था, उसके बाद बढ़ने लगा तो कहाँ तक आया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। उसके बाद समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, और इसमें ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? घटता जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे तेजी के साथ तापमान किस मंडल में गिरता है? तो याद रखिएगा, सबसे तेजी के साथ तापमान मध्य मंडल में गिरता है। इसकी जो सीमा है इसको मेसोपाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपाज कहते हैं। यहाँ पर इसका तापमान गिर के -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सबसे कम तापमान किस मंडल का हो जाता है? तो मध्य मंडल का हो जाता है। इसी मध्य मंडल में उल्का पिंडाएं भी उल्काएं देखी जाती हैं, उल्काश में देखे जाते हैं, जो मध्य मंडल में प्रवेश करने के साथ ही घर्षण गैसों के घर्षण बल के कारण ही क्या होती हैं? जल जाती हैं। जब मैं पूछता है कि उल्का पिंड किस मंडल में आकर जल जाते हैं, तो बताइएगा मध्य मंडल में आकर। उसके ऊपर है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। इसको कहते हैं आयनोस्फीयर। यहाँ से क्या होती है? रेडियो तरंगे परावर्तित होकर धरती पर आती हैं। आयन मंडल और ये जो बहिर्मंडल है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है तापमंडल। कौन सा मंडल कहा जाता है? तापमंडल। तापमंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? बढ़ता जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। आयन मंडल के बाद आता है बायोस्फीयर, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, वो इसी वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। देखते हैं क्षोभ मंडल। मौसमी संबंधी घटनाएं इसमें होती हैं। इसमें प्रति 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना गिरता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, शीतकाल में घट जाती है। ऊंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ध्रुवों पर उसकी ऊंचाई कम होती है, विषुवत रेखा पर अधिक होती है। इस परत की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं या क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल। समताप मंडल यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बादल पाए नहीं जाते हैं, जलवाष्प नहीं पाया जाता है। ओजोन परत। ओजोन परत पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर तक, और यही ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर जाने से ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक गैस कौन है? CFC। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुयान उड़ते हैं, इसी मंडल में वायुयान उड़ते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। आप लोग ये जो इसका इंग्लिश है इसको भी याद रखिएगा। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। समताप मंडल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश ही शब्द दे देता है। मध्य मंडल, इसको मेसोस्फीयर कहा जाता है। इस 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। इस परत की ऊपरी सीमा का तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। उल्का एवं उल्काश दिखाई देते हैं इसी में, जो जल जाते हैं घर्षण के कारण। ऊपरी सीमा को मेसोपाज कहते हैं। फिर नक्टी नक्टिलुसेंट बादल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नक्टिलुसेंट बादल इसमें पाए जाते हैं। नक्टी
इसको पढ़ा जाता है नक्टिलुसेंट। बादल यहाँ पे पाए जाते हैं मेसोस्फीयर में। आगे है तापमंडल। तापमंडल, तापमंडल के ही दो भाग हैं, आयनमंडल और बहिर्मंडल। तो आयनमंडल, आयनमंडल से ही रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। 80 से 640 किलोमीटर तक आयनमंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ कई परतें, कई ऊंचाई के साथ कई परतें हैं इसमें आयनमंडल में। नंबर एक है डी परत। तो डी परत जो है न्यून आवृत्ति वाली जो रेडियो तरंगें होती हैं उसको परावर्तित करती है। ई परत ये उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। इसे केनली हैवी साइड परत भी कहा जाता है, ई परत। उसके बाद एफ परत पाई जाती है और जी परत पाई जाती है। तो ये परत भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि आयन मंडल में कौन कौन सी परत पाई जाती है। डी, ई, एफ, जी परत पाई जाती है। न्यून आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को डी परत परावर्तित करती है और उच्च आवृत्ति वाली को ई परत परावर्तित करती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी लोग आपके परिचय में हैं लेखपाल की तैयारी करने वाले, उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।